मिनट ज़्यादा नम्रता चैनल पर, जहां हम बात करते हैं अपने हिस्ट्री नोट्स के बारे में। तो इसके पहले जो है हमने बात किया था मौर्य एम्पायर पर, यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो उसके जो पार्ट 1 जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज जो है मौर्य साम्राज्य पर पार्ट 2 होने वाला है, यानी कि आज हम मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक विभाजन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे आज का जैसे आप देश देखते हैं, वैसे ही उस समय जो है उसको हम राज्य के नाम से जानते थे, और राज्य के जो अंदर है उसको हम चर्क या प्रांत के नाम से जानते थे। जैसे देश के अंदर जो है राज्य होता है, उसी तरीके से उस समय जो देश को राज्य के नाम से जानते थे। और आज के समय में जैसे देश के अंदर राज्य होता है, और उस समय जो है जो राज्य था उसके अंदर प्रांत होता था, और प्रांत का जो मुखिया होते थे उसे जो हम हैं युवराज, राज्यपाल या आर्यपुत्र के नाम से जानते थे। जो चर्क है यानी जो प्रांत है उसके नीचे मंडल आता था, और मंडल के जो मुखिया होते थे वो 2 प्रकार के होते थे। एक है प्रतिष्ठा, जिसको जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, और दूसरे थे प्रादेशिक यानी अशोक। यानी कि जब अशोक का शासनकाल था तो जो मंडल के मुखिया होते थे उसे हम जो है प्रादेशिक के नाम से जानते थे, और जब चंद्रगुप्त मौर्य का समय था तो उस समय जो मंडल के मुखिया होते थे उन्हें हम प्रतिष्ठा के नाम से जानते थे। मंडल के बाद जो विषय होते हैं वो 1600 गाँव का समूह होता है, जिसे हम विषयपति के नाम से जानते थे। विषय के नीचे जो होता है वो होता है स्थापति या स्थानीय, जो 800 गांव का समूह होता था। और जो स्थापति या स्थानीय होता था उसके नीचे जो है द्रोणापति आते थे, जो 400 गांव का समूह था। और द्रोणापति के नीचे जो आते थे उसे हम खावर्टिक कहते हैं, जो 200 गांव का समूह था। और खावर्टिक के नीचे संग्रहण आते हैं, जो 100 गाँव का समूह था। और संग्रहण के नीचे गाँव आता था, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। जो मेगनिस्ट थे उनके अनुसार जो है जो जिले के अधिकारी होते थे उसे हम एग्रोनोमोई कहते थे, और जो सड़क के अधिकारी होते थे उसे हम एस्टोनोमोई के नाम से जानते हैं। गांव का जो प्रशासन है, यानी जो गांव के मुखिया जो होते थे, जो अधिकारी होते थे, उन्हें हम ग्रामीण के नाम से जानते हैं। और वो अपना कार्यकाल जो है उनका जो मुखिया होता था उसे हम गोप के नाम से जानते हैं। और ये जो है ये 10 गाँवों के जो होते थे मुखिया होते थे। गांव का जो बृहद परिषद होता था उसे हम न्याय के नाम से जानते हैं। गांव की प्रशासनिक जानकारी जो है, यानी कि ऐसे कौन से प्रमाण पत्र मिले हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है। कुछ समय भी जो है गांव थे, तो एक प्रमाण हमको मिलता है सोहगौरा से यानी गोरखपुर से, और दूसरा जो है महास्थान अभिलेख यानी बांग्लादेश से। जो सोहगौरा अभिलेख है वहाँ से हमें सोहगौरा गोरखपुर से मिलती है, जहाँ से हमें अन्नागार का और ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण हुई जानकारी मिलती है, और वहाँ से हमें अन्नागार का जो है वर्णन मिलता है। और दूसरा है महास्थान जो अभिलेख है वो बांग्लादेश से मिला है, जिससे जानकारी मिली है कि जब बांग्लादेश में जो महास्थान है वहाँ अकाल पड़ी हुई थी, तो वहाँ जो है शिविर कार्य जो चलाए गए थे, जो पत्थर पर उत्कीर्ण मिली हुई है, जिसको हम कांकड़ी नामक तांबे के सिक्के की जानकारी भी मिलती है। तो इस तरीके से ये जो दोनों जगह है, जिसका नाम एक सोहगौरा गोरखपुर और दूसरा महास्थान जो बांग्लादेश में है, वहाँ से हमें राशनिंग व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ ऐसे कर भी हैं जो लिए जाते थे, जिसमें हम देखेंगे। पहला है प्रणय कर, जो आयातकार था, यानी कि जो आयात होती थी उस पर लगाया। आयात का मतलब है किसी दूसरे देश से अपने देश में सामान आने को हम आयात कर कहते हैं। निर्यात कर का मतलब होता है कि जब अपने देश का सामान किसी दूसरे देश में जाता है और वहाँ के लोग जो टैक्स लगाते हैं उसे हम निर्यात कर के नाम से जानते हैं। और उसके बाद दूसरा हमारा आता है पिंड कर। तो पिंड कर जो होता है वो सामूहिक रूप से गाँव से लिया जाता था। और तीसरा है आपका औपन्यायिक कर, जो उपहार कर था। चौथा है आपका पार्श्व कर, जो अतिरिक्त कर था। पाँचवा है सेतु कर, जो फल फूल सब्जी पर लिया जाता था। और छठवां है आपका विसिता कर, जो चारागाह कर था। और सातवां है आपका हिरण कर, जो नगद में लिया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं आठवां है कौष्टेय कर, जो एक प्रकार का जलाशय कर था। और नौवां है आपका रज्जु कर, जो भूमि की नाप होता था। और 10वां है आपका प्रवेश कर, जो आयात कर पर लिया जाता था। उसके बाद हम देखेंगे कि भूमि जो है वो 2 प्रकार की होती थी। एक होती थी व्यक्तिगत और दूसरी होती थी राजकीय भूमि। तो जो व्यक्तिगत भूमि होती थी उस पर जो है भाग नामक जो है वो भाग कहलाती थी, और इस पर जो भूमि कर है वो ली जाती थी, उसे हम बलि के नाम से जानते थे। यानी कि जो भूमि जो थी वो 2 प्रकार की थी। जैसे आज की जैसे भूमि एक सरकार की भूमि होती है, और एक जो होते आम लोग जो होते उनकी भूमि होती थी। तो सेम वैसे ही पहले के ज़माने में भी यही था, यानी मौर्य साम्राज्य के समय भी 2 प्रकार की भूमि होती थी। एक होता था व्यक्तिगत
व्यक्तिगत भूमि, दूसरा होता है राजकीय भूमि। तो जो व्यक्तिगत भूमि होती थी उसे हम भाग के नाम से जानते थे और जो राजकीय भूमि होती थी उसे अब सीता के नाम से जानते हैं। जो सीता जो था वो उस पर जो भूमि कर लिया जाता था, यानी जो जो उस भूमि पर कर लिया जाता था उसे हम सीता कर के नाम से जानते हैं। और जो व्यक्तिगत भूमि थी और उस पर जो कर ली जाती थी उसे हम बलि के नाम से जानते हैं। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है और इसकी जानकारी जो हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। कौटिल्य ने गुप्तचर को जो है गूढ़ पुरुष कहा है और गुप्तचर विभाग को महामात्र स्पष्ट के नाम से भी जाना जाता था। यानी जो गुप्तचर का जो विभाग था, यानी कैसा विभाग था, उस विभाग के अंदर जो है सारे गुप्तचर का जो है एक मेन अधिकारी होते थे और उस अधिकारी को जो हमें महामात्र स्पष्ट के नाम से जानते थे और जो इनका अध्यक्ष था वो महामात्र शरण के नाम से जाना जाता था। गुप्तचर जो थे वो दो प्रकार के थे, एक होते अस्थायी संस्था और दूसरे थे गतिशील संस्था। तो जो पुरुष गुप्तचर होते थे जिसको हम शांति, विश्रा या शरद के नाम से जानते थे और जो स्त्री गुप्तचर होती थी उनको हम परिवारजरक, वृषली, भिक्षुकी या विषकन्या के नाम से जानते थे। तो गुप्तचर जो है ऐसा नहीं है कि बस पुरुष होते थे, तो गुप्तचर जो है महिला और पुरुष दोनों होते थे। अस्थायी या संस्था का मतलब एक जगह रहकर जो है वो अपना जो है करते थे, यानी गुप्तचर का काम करते थे। और जो आपका दूसरा गतिशील है, संचार है, वो जो है एक स्थान दूसरे स्थान पर जाके भी जो है गुप्त जानकारी जो है इकट्ठा करके लाते थे। उसके बाद हम देखते हैं न्यायालय। तो जो न्यायालय था वो दो प्रकार का था, एक होता था दीवानी मामले और दूसरे होते थे फौजदारी मामले। जैसे आज के समय में भी यही होता है, एक होता है फौजदारी जहाँ पे जो है मारपीट, ये जो भी कानून होते हैं वो देखे जाते हैं। दीवानी जो होता है जैसे कि आपका ज़मीन का विवाद हो गया, फैमिली का विवाद हो गया, तो ऐसी चीज़ों को हम दीवानी मामले में रखते हैं। तो उस समय जो मामले थे जिसको हम दीवानी मामले कहते हैं उसको हम धर्मस्थनी के नाम से जानते हैं। जो फौजदारी मामले हैं उसे हम कंटक शोधन न्यायालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो अर्थदंड था वो 3 प्रकार का था, एक था पूर्व साहस, दूसरा था मध्यम साहस और तीसरा था उत्तम साहस। चोर और डकैती जो है चोर और डकैती जो था इन पे लगाया जाता था। उसके बाद हम देखते थे सैन्य व्यवस्था कैसी थी। तो जो मेगनिस्ट थे यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी जो दरबार में आए हुए थे, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो भेजे गए थे, तो उन्होंने बताया है कि जो सैन्य व्यवस्था थी मौर्य साम्राज्य की वो वहाँ पे 6 समितियाँ बनी हुई थी और उन 6 समितियों में यानी एक समिति में कुल जो है 5 सदस्य होते थे। इस तरीके से कुल मिल के कितने सदस्य थे, जो 30 सदस्य होते थे। जो पहली समिति थी वो नौसेना की थी, दूसरी जो है परिवहन की, तीसरी आपकी पैदल सेना, चतुर्थ आपका घोड़ा और पंचम आपका हाथी और षष्ठम आपका क्या होता था, रथ होता था। इसको याद करने का ट्रिक ये है कि 9 परिपैदल, घोड़ा, हाथी, रथ। 9 मतलब नौसेना, परि मतलब परिवहन, पैदल का मतलब पैदल सेना, घोड़ा, हाथी और रथ। इस तरीके से जो था वो 6 समितियाँ थी, इसको याद करने का ये ट्रिक है। अब हम देखेंगे कि अशोक ने क्या क्या प्रशासनिक सुधार किए। तो अशोक ने जो है सबसे पहले जो है अपना नाम जो है वो क्या रखा था, देवा नाम प्रिय जो है उपाधि धारण की थी। पुरोहित का पद समाप्त और एक नया पद जो है उन्होंने गठन किया था जिसका नाम था परिस, जिसका परिस नाम का जाना जाता था। तीसरा है जो प्रादेशिक रज्जुक की जो नियुक्ति होती थी वो हमें जो है थर्ड शिलालेख से मिलती है। और इद्दिक महामात्र जो है वो स्त्रियों की देखभाल के लिए और नैतिक आचरण के लिए जिम्मेदार होते थे। जो 5वां थे जिसको हम धम्म महामात्र के नाम से जानते थे वो धम्म के लिए थे। ब्रज भूमि जो है वो जंगल, चारागाह देखने वाले अधिकारी होते थे। गोप्ता जो है वो 10 ग्रामीणों के मुखिया होते थे और रज्जुक जो हैं आपके वो भूमि की माप की न्याय देखते थे। युक्त जो है वो राजस्व की लेखा जोखा और जिला स्तर के अधिकारी होते थे। भूमि की माप जो है वो परमाणु युका मध्य से की जाती थी। वस्त्र जो है वो यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था उसमें की वस्त्र कैसे थे, तो छीट, दुकुल, रेशमी और पुंडरू को हम चीनी शंकु के नाम से जानते हैं, यानी कि रेशमी वस्त्र के नाम से भी जानते थे। 16 जो सुवर्ण मास्क था वो 1 कर्ष के बराबर था। 4 कर्ष जो था वो 1 पल के बराबर था और 100 पल जो है वह 1 आयमाने के बराबर था। उसके बाद हम देखते हैं सिक्के थे। सिक्के जो थे वो कई प्रकार के थे, इसमें हम देखते हैं पड़ जो थे वो चांदी के थे, मासक तांबे के थे और कांकड़ी जो है वो तांबे के थे। मौर्य साम्राज्य में बंदरगाह के बारे में जानकारी मिलती है। एक है ताम्रलिप्ति, दूसरा है भिक्खु और तीसरा है आपका सोपरा। उसके बाद हम और जो त्यौहार और मेला थे उसे हम प्रवण के नाम से जानते थे।
उसके बाद देखते हैं जो मरणोत्तर काल है उसे जो हम है अगले जो वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।